लास्ट हमने पेज नंबर 65 तक कंप्लीट किया था। वहां पे हमने क्या देखा था? सम्यक स्नेहन के एक दिन पश्चात हम क्या कराते हैं? वमन कराते हैं। और 3 दिन पश्चात क्या कराते हैं? विरेचन कराते हैं। अब हम पेज नंबर 66 पे आएंगे और यहाँ पे क्या बताया है देखो। वमन के 15 दिन बाद विरेचन हम करवा सकते हैं। ठीक है, 15 दिन बाद अगर वमन के बाद हमें विरेचन कराना है तो 15 डेज के बाद कराना है। और विरेचन के बाद अगर हमें अनुवासन देनी है तो 7 दिन के बाद हम अनुवासन दे सकते हैं। ठीक, वमन के 16 दिन बाद हम निरूपवस्ती दे सकते हैं। ठीक है, 15 दिन बाद विरेचन दे सकते हैं और 16 दिन बाद निरूपवस्ती। ठीक है, और हम अनुवासन निरू के कितने टाइम बाद देते हैं? तत्काल। ठीक है, निरू के तत्काल पश्चात हम क्या देते हैं? अनुवासन दे देते हैं। ठीक, अब अनुवासन वस्ती के लिए श्रेष्ठ काल क्या है? हमारा प्रदोष काल होता है। संध्या का जो समय है उसको श्रेष्ठ काल बताया है अनुवासन वस्ती के लिए। और स्थापन हम कब कराते हैं? मध्याह्न में कराते हैं। थोड़ा दिन वाला जो टाइम होता है उस समय हम स्थापन वस्ती कराते हैं। ठीक है, 11 बजे के बाद ही कराते हैं। ठीक है, वमन विरेचन के लिए श्रेष्ठ काल क्या है? पूर्वाहन काल बताया है। अर्ली मॉर्निंग में कराते हैं वमन विरेचन। तो अनुवासन कब हो गया? संध्या कालीन। स्थापन हमारा मध्य काल में हो गया और वमन विरेचन पूर्वाहन में कराते हैं। ठीक, अब बस्ती प्रत्यागमन काल के बारे में पूछा जाता है। तो स्थापन बस्ती को कब तक होल्ड होनी चाहिए? वो एक मुहूर्त है। एक मुहूर्त के बाद वो निकल आनी चाहिए। ठीक है, एक मुहूर्त या 2 घड़ी या 2 घड़ी पश्चात या 48 मिनट्स में वो निकल आनी चाहिए। और अनुवासन बस्ती के लिए क्या कहा है? अहोरात्र के बाद वो निकल आए। ठीक है, अहोरात्र के बाद ही उसकी चिकित्सा करते हैं। अहोरात्र तक हम वेट करेंगे। ठीक है, वैसे उसका जो कॉमन टाइम है निकलने का वो कितना है? 3 याम है। तो स्थापन बस्ती का हो गया 1 मुहूर्त और अनुवासन बस्ती का हो गया 3 याम। बट स्थापन बस्ती में हम उसके बाद ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं अगर नहीं निकले तो। अनुवासन बस्ती में हम अहोरात्र के पश्चात ही ट्रीटमेंट करेंगे। अब अनुवासन वस्ती देने का समय कब है? भोजन के तुरंत पश्चात। वहां पे टर्म क्या आई है? आर्द्र पाणी। नाम के आपने खाना खाया उसके बाद इमीडिएटली बाद आपने हाथ अपने धोए, अभी आपके हाथ गीले ही हैं, तभी आपको अनुवासन वस्ती दे देनी है, ले लेनी है। ठीक है, स्थापन वस्ती के लिए क्या कहा है? निराहार या भोजन के जीर्ण होने पर इसको देते हैं। जब खाना पूरा पिछला जो खाना है वो पूरा डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद ही स्थापन वस्ती दी जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, स्नेहन नस्य की मात्रा। ये सारे पंचकर्म के पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये सारे, ये आप इनको अच्छे से याद रखना है। स्नेहन नस्य की मात्रा जो है, प्रथम मात्रा क्या है? 8 बिंदु कही है। 8 बिंदु कितना होता है? 1 क्षाण के बराबर होता है। द्वितीय मात्रा शुक्ति प्रमाण की है। शुक्ति प्रमाण कितना होता है? 32 बिंदु के बराबर होता है। अगर बिंदु में पूछी जाए तो ये रहेगी। और तृतीय मात्रा कितनी होती है? पाणी शुक्ति होती है, 64 बिंदु होती है। ठीक है, तो अगर बिंदु में देखेंगे तो 8, 32 और 64 बिंदु, ये स्नेहन नस्य की मात्रा है। और इस तरह से देखेंगे तो शाण शुक्ति पाणी शुक्ति। ठीक है, शाण शुक्ति पाणी शुक्ति, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मात्रा। ठीक, शिरोविरेचनिक स्नेह की मात्रा कितनी होती है? 4, 6, 8 बूंद प्रति नासारंध्र। ठीक है, शिरोविरेचनिक स्नेह अगर हमें देना है तो कितनी रहेगी? 4, 6, 8 बूंद रहेगी। ठीक है, दोनों नासारंध्रों में, ईच नॉस्ट्रिल में। प्रतिमश नस्य का काल कितने बताए हैं? ये हम पढ़ के आए हैं, 14 काल होते हैं प्रतिमश नस्य के। ठीक है, प्रतिमश नस्य देना है। अब हमें दोष के अकॉर्डिंग क्या देना है? उसमें स्नेह का यूज करना है। तो कफयुक्त अगर वात है उसमें हम तैल यूज करेंगे। वात का प्रकोप अगर ज्यादा है तो वसा यूज करेंगे। पित्त का प्रकोप है तो घृत यूज करेंगे। और वात पित्त दोनों का प्रकोप है तो मज्जा यूज करेंगे। ठीक है, कफ वात रोगों में क्या यूज होता है? तेल यूज होता है। ठीक, पित्त में घृत यूज होता है। वात का प्रकोप है तो वसा यूज करेंगे। वात पित्त का प्रकोप है तो मज्जा यूज करेंगे। किसमें? प्रतिमर्श में। ठीक है, प्रतिमर्श में जो स्नेह यूज होगा उसके लिए ये बताया है। अब कवल के भेद देखो कितने बताए हैं? 4 बताए हैं। वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक और व्रण में कैसे कैसे कवल हम यूज करेंगे? वातिक में हम कैसे यूज करेंगे? स्नेहन कवल यूज करेंगे। ठीक, पैतिक में प्रसादन कवल यूज करेंगे। ठीक है, ताकि उसका प्रसादन हो जाए अच्छे से। और श्लेष्मिक में हम कैसे करेंगे? शोधन यूज करेंगे, कफ सारा निकल जाए। और व्रण में कैसे यूज करेंगे? रोपण कवल यूज करेंगे ताकि हीलिंग हो जाए। ठीक, नेक्स्ट देखो, प्रतिसारण के भेद हैं। प्रतिसारण 4 तरह का भी बताया है, 3 तरह का भी बताया है। 4 तरह का किसने बताया है? आचार्य सुश्रुत ने बताया है। 3 तरह का किसने बताया? आचार्य शारंगधर ने बताया है। तो 4 तरह के वाले में क्या क्या आ रहा है? कल्क, रस क्रिया, क्षौद्र और चूर्ण, ये प्रतिसारण के भेद बताए हैं। आचार्य शारंगधर जब बात करते हैं इन्होंने क्षौद्र को नहीं माना है। ठीक है, अवलेह इज सिमिलर टू रस क्रिया, तो कल्क, अवलेह और चूर्ण इन्होंने कहा है। ठीक, दूषित विष का लक्षण क्या होता है? हमारे पास दुष्योदर वहां पे मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? दुष्योदर मिलेगा।
और दूषी विष का कार्य क्या है, करता क्या है दूषी विष, दकोदर कर देता है, ठीक है, उदर रोग करेगा, दकोदर कर देगा ये, ठीक है। तो दूषी विष का लक्षण है दुष्योदर और दूषी विष का कार्य क्या है, दकोदर। अब विष के बारे में ही यहाँ दे रहे हैं आगे। तो सर्प विष के 7 वेगों के लक्षण क्या क्या बताए हैं। फर्स्ट वेग में क्या होगा, रक्त दुष्टि होगी। सेकंड वेग में क्या होगा, मांस दुष्टि होगी, ठीक है। थर्ड वेग में मेद दुष्ट हो गया। तो रक्त, सबसे पहले रक्त दुष्ट हुआ, फिर मांस दुष्ट हुआ और उसके बाद मेद दुष्ट हुआ, ठीक है, फिर मेद दुष्ट हुआ। और चतुर्थ वेग में अब विष कहाँ पहुंच गया, कोष्ठ में पहुंच गया, ठीक है, कोष्ठ आश्रित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो पंचम वेग में क्या है, अस्थि आश्रित हो गया। पांचवें वेग में क्या हो गया, अस्थि आश्रित हो गया और अग्नि को दूषित कर लिया इसने साथ में। षष्टम वेग में मज्जा के आश्रित हो गया और ग्रहणी को भी दूषित कर लिया, ठीक है, मज्जा के आश्रित हो गया छठे वेग में, ठीक है। पंचम वेग में क्या था, अस्थि आश्रित था। चौथे वेग में क्या था, कोष्ठ को दूषित किया। फर्स्ट वेग में रक्त को, दूसरे में मांस को, तीसरे में मेद को, ठीक। और सातवें वेग में क्या करेगा, शुक्र धातु के आश्रित हो जाएगा, शुक्र धातु को भी दूषित कर लेगा और व्यान वायु का यहाँ पे प्रकोप हो जाएगा, ठीक है। व्यान वायु क्या करेगी, पूरी बॉडी में घूमेगी। इस सप्तम वेग में ये लक्षण हमें विष के वेग के लक्षण मिलेंगे, ठीक। आगे आते हैं, पशु विष चिकित्सा में औषध की मात्रा बताएंगे। तो पशु विष में क्या होगा, हम ह्यूमन की मात्रा से कंपेयर कर रहे हैं, तो इनके साइज के अकॉर्डिंग वो मात्रा बताएंगे। तो भेड़ बकरी का साइज कैसा रहता है, मनुष्य की तरह ही रहता है ऑलमोस्ट, तो मनुष्य के सदृश इसमें मात्रा यूज करेंगे। घोड़ा गाय कैसे थोड़े से बड़े हैं, तो डबल इसमें मात्रा यूज करनी है। भैंस और ऊंट और बड़े आ जाते हैं तो 3 गुना मात्रा इसमें कही है। और हाथी में अगर हमें मेडिकेशन यूज करनी है तो कितनी मात्रा यूज होगी, 4 गुनी मात्रा यहाँ पे यूज होगी, ठीक। अब जो हमारे प्रमुख विषाक्त जीव हैं उनके दष्ट होने पे क्या क्या लक्षण मिलते हैं वो यहाँ पे बताए हैं। कर्णम काटेगा तो तीव्र वेदना होगी, गलगोलिका काटेगी तो हृदय पीड़ा और अतिसार होगा। मंडूक विष से क्या होगा, मुख से पीत फेन की प्रवृत्ति होगी, ठीक है, मुख से पीत फेन की प्रवृत्ति होगी। पिपलिका काटेगी तो अग्निदग्धवत पीड़ा होगी। तो ऐसा ही तो होता है जब चींटी काटती है तो, है ना, चींटी काटती है तो क्या होता है, अग्नि की तरह अग्निदग्धवत पीड़ा होती है, ठीक। तो ये पिपलिका काटेगी तो अग्निदग्धवत पीड़ा होगी। क्रिकालक या गिरगिट काटेगा तो पुरुष भेद हो जाता है, क्रिकालक काटता है तो पुरुष भेद हो जाता है। उच्चिटिंग का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, उच्चिटिंग काटता है तो स्तब्ध लिंगता होती है, उच्चिटिंग काटता है तो स्तब्ध लिंगता होती है, डिफरेंट सा फीचर है इसलिए पूछा जाता है। गृह गोधिका काटती है तो स्वेद अति प्रवृत्ति होती है, स्वेद अति प्रवृत्ति होती है। अब आगे क्या कह रहे हैं, कृष्ण व्यक्ति है, अपने आप को स्वप्न में क्या दिख रहा है, गौरवर्णी दिख रहा है। अब गोरा व्यक्ति अपने आप को स्वप्न में क्या देख रहा है, कृष्णवर्णी या काला दिख रहा है, तो वो किसका लक्षण है, गर्विष का लक्षण कहा है, ठीक है, गर्विष का लक्षण कहा है। अभी गर्विष के बारे में ही दे रखा है। तो गर्विष की चिकित्सा क्या है, आचार्य चरक ने क्या बताई है, ताम्रचूर्ण से क्या कराओ, वमन कराओ, ठीक है, पहले ताम्रचूर्ण से वमन करा दिया और 1 क्षाण की मात्रा में क्या दिया, स्वर्ण दिया। स्वर्ण क्या है, एंटीडॉट है, ठीक है, स्वर्ण क्या है हमारे पास, एंटीडॉट है। तो 1 क्षाण की मात्रा में इसको देते हैं, ठीक है। मात्रा इसकी पूछी जाती है स्वर्ण की, कितने मात्रा देनी है और किसको दिया हमने, स्वर्ण को दिया, किसके एंटीडॉट में, गर्विष के एंटीडॉट में, किसके एंटीडॉट में, गर्विष के एंटीडॉट में, ठीक है। दूषी विष में हमें क्या मिल रहा था, दकोदर मिल रहा था, दूषी विष में क्या मिल रहा था, दकोदर मिल रहा था, ठीक है। ये क्या है, गर्विष, गर्विष में हम ताम्रचूर्ण से पहले वमन कराएंगे, ठीक है, उसको बाहर निकालेंगे और फिर हम स्वर्ण उसको 1 क्षाण की मात्रा में चाटने के लिए देंगे, ठीक। नेक्स्ट देखो, वैडूर्य है, हीरा है, पन्ना है, ये क्या है, ये भी विषनाशक बताए हैं। तो पहनने के लिए बोलते हैं इनको, ठीक है, पहनने से भी ये क्या करते हैं, विष का नाश करते हैं। नेक्स्ट, स्वर्ण का सेवन किए हुए व्यक्ति पर विष का प्रभाव कैसे नहीं पड़ता, उस तरह से नहीं पड़ता जैसे कमल की पंखुड़ियों पर जल रुक नहीं पाता। ये स्टेटमेंट है आचार्य चरक की, इन्होंने उपमा दी है स्वर्ण सेवन के लिए। तो बहुत ही अच्छा एंटीडॉट उसको गर्विष के लिए बताया है। आगे देखो, असाध्य विषाक्त जीव है जो ये हमारे गलगोलिका है, मक्षिका है, मशक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। तो उन टाइप्स में से असाध्य वाले कौन से हैं वो यहाँ पे बताए। गलगोलिका में असाध्य गलगोलिका कौन सी है, सर्शपिका, ठीक है, गले में सर्प, ऐसे करके याद कर सकते हो। गलगोलिका में सर्शपिका जो है वो असाध्य गलगोलिका है। मक्षिका में स्थालिका और कषाई, स्थालिका और कषाई जो मक्षिकाएं हैं वो असाध्य बताई है। मक्षिका का स्थान कषाई है, ठीक है, मक्षिका का स्थान कषाई है, या फिर आपने जैसे भी याद रखा है वैसे याद कर लीजिए। मशक जो है, पर्वतीय मशक जो है वो कैसे हैं, असाध्य हैं। पार्वतीय मशक कैसे हैं, असाध्य हैं। नेक्स्ट देखो, गोधेरक, श्वेता, अग्निप्रभा, भ्रिकुटी,
कोटिक नाम के विषाक्त जीव भी असाध्य माने गए। तो डिफरेंट डिफरेंट बताए हैं इसमें, गोधेरक, श्वेता, अग्नि, प्रभावी, कोटिक है ना। तो ये जो हमारे अलग अलग टाइप्स हैं उसमें से कीट उठाए हैं, तो ये विषाक्त जीव भी कैसे हैं, असाध्य माने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वृश्चिक के लक्षण। तो मंद विष वृश्चिक है, 3 तरह के होते हैं, ठीक है, मंद विष, तीव्र विष और मध्य विष वाले, ठीक है, मंद, मध्य और तीव्र विष वाले। तो मंद विष वाले कैसे होते हैं, उनके पर्व बहुत सारे होते हैं, अनेक पर्वों वाले वो वृश्चिक होते हैं, और जब वो काटते हैं तो क्या होता है, दाह और शोथ होता है। तो लोकल हमें सिम्टम मिलेंगे, दाह तो बहुत ज्यादा रहता है विष के काटने पे। मध्य विष वाले कैसे होंगे, 3 पर्वों वाले होंगे, ठीक है, 3 पर्व जो उसके पीछे बना रहता है ना, इस तरह से पर्व बने रहते हैं, उनके लिए ये बात कर रहे हैं, ठीक। इस तरह से बना रहता है, ठीक है। तो ये किसके लिए बता रहे हैं, ये मध्य वृश्चिक के लिए क्या बता रहे हैं, 3 पर्वों वाला जो है ये वृश्चिक रहता है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्या करेगा ये 3 पर्वों वाला वृश्चिक, कृष्णवर्णी होगा, काले रंग का होगा, जीवा में शोथ करेगा और मल का अवरोध करता है। तो सेंट्रल पॉइजनिंग की तरह सिम्टम आ रहे हैं आपको, ठीक है, जीवा शोथ हो गया, मल अवरोध हो गया, ठीक है। जो मंद विष वाला था वो तो लोकल सिम्टम दे रहा था, दाह और शोथ कारक। तीव्र विष वाला वृश्चिक कैसा करेगा, कितने इसके पर्व रहते हैं, 1 या 2 ही पर्व होंगे, या पर्व रहित होंगे, या तो पर्व ही नहीं होंगे, ठीक है, सीधा इसकी टेल होगी यहाँ पे, ठीक है, इसकी यहाँ पे सीधा टेल होगी। और कैसे होते हैं, नाना वर्णी, कलरफुल होते हैं, और ये क्या करते हैं, अगर ये काट दे तो नासा रोमकूप से भी रक्त की प्रवृत्ति होने लग जाती है। रोमकूपों से रक्त प्रवृत्ति होगी तो मतलब वो तो बहुत ही खतरनाक है, राइट। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, नासा और रोमकूप से रक्त प्रवृत्ति होती है। तो मंद विष वाले दाह शोथ करेंगे, बहुत सारे इसमें पर्व रहेंगे। मध्य विष वाले में 3 पर्व हैं, काले रंग का है, जीवा में शोथ और मल अवरोध कर रहा है। तीव्र विष वाला कैसा है, वो पर्व रहित है, या तो एक या 2 पर्व है, नाना वर्णी है, कलरफुल है, नासा और रोमकूपों से रक्त की प्रवृत्ति ये करवा रहा है, ठीक। आगे देखो अधिमंथ, अधिमंथ का दोषानुसार यहाँ पे लक्षण बताया है। तो वाताधिमंथ में क्या बताया है, मथ्यते अरणिवच्च यत शीर्षो अर्धम च, ठीक है। वाताधिमंथ में क्या है, आधे सिर में कैसा लगेगा, मथ्यते अरणिवच्च, ठीक है, इसको पेन होगी। पित्ताधिमंथ में क्या है, रक्त राज्याचितम, ठीक है, रक्त राज्य इसी में मिलेगी हमें, रक्तज में नहीं है, ये किसमें है, पित्तज में है। स्त्रावी, रक्त राजी चितम स्त्रावी, वहनी नहीं वह दहते, आग की तरह जलाएगा। यकृत पिंडोपमम, ठीक है, यकृत पिंड देखो उसके सर पे रख दिया है। क्षारेणाक्तमिव दाहे, क्षार की तरह जलाएगा, ठीक है, वहनी की तरह जला रहा है, क्षार की तरह जला रहा है, रक्त राजी जो है उसकी तरह, स्त्रावी जैसे ऐसा लगेगा वो अधिमंथ। और यकृत पिंडोपमम, यकृत के पिंड की तरह वो दिखेगा, ठीक। कफज अधिमंथ में देखो नासा आदमान हो जाएगा, देखो इसकी नाक कैसी है, नासा में आदमान हो गया है। पांशु पूर्णम अविलम, जैसे पांशु जो है, रेत जो है वो भर गई है, और आंखें कैसे हो जाएंगी, अबिल हो जाएंगी, पानी से भर जाएंगी। नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला है, रक्तज के लिए क्या लिखा है, बंधु जीव प्रतिकाशम, बंधु जीव कैसा होता है, रेड कलर का होता है। स्पर्श नक्षम, ठीक है, छुआ नहीं जाएगा। रक्तमग्नम अरिष्टवच्च शुक्ल भागम लक्ष्यते, कैसे लगेगा कि लाल जो ब्लड रेड अरिष्ट है हमारा, रीठा जो रहता है, ठीक है, उसकी तरह ऐसा लगेगा हमारा जो शुक्ल भाग है वो कैसा है, रक्तमग्न हो गया है। उसके बीच में क्या है, एक अरिष्ट जो है वो रखा हुआ है, एक रीठा रखा हुआ है, इस तरह से वो रक्तज अधिमंथ दिखेगा। रक्तमग्नम अरिष्टवच्च शुक्ल भागम च लक्ष्य, ठीक है, याद रहेगा। और बागभट्ट जी ने कफज अधिमंथ के लिए क्या कहा है, नतम कृष्णम, जो कृष्ण मंडल है वो नत हो गया है, नीचे चला गया है, और उन्नतम शुक्ल मंडलम, उन्नत जो है हमारा शुक्ल मंडल हमें दिखेगा, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या है, केवल लेखन कर्म योग्य रोग कौन कौन से हैं, श्याव वर्तम कर्दम वर्तम। श्याव वर्तम और कर्दम वर्तम में हम क्या कर सकते हैं, लेखन कर सकते हैं। वर्तम वाले रोग में, वर्तम वाले रोगों में हम लेखन कर सकते हैं। छेदन पूर्वक लेखन किसमें बताया है, छेदन पूर्वक लेखन किसमें बताया है, उत्संगिनी में, कुंभिका में और वर्तम शर्करा में। छेदन पूर्वक लेखन किसमें बताया है, उत्संगिन, KUB करके भी याद कर सकते हैं, कुंभिका, उत्संगिनी और वर्तम शर्करा, KUV, ठीक है, KUV करके याद कर सकते हैं। पित्त विदग्ध दृष्टि है तो उसमें हम त्रिफलाघृत देंगे, श्लेष्म विदग्ध दृष्टि है तो उसमें हम त्रिवृत घृत देंगे। तो ये रहता है हमारा पेज नंबर 66 और 67। अगले पेज पे प्रतिशय के लक्षण आगे कह रहे हैं।
तो क्या क्या हमने देखा, सारे इफेक्ट्स हैं। कुछ हमने पंचकर्म का पोर्शन देखा, कब हमने वमन के बाद अगर हमें विरेचन कराना है तो हमें कब कराना है, 15 दिन के बाद कराना है। विरेचन के बाद अनुवासन देनी है तो 7 दिन के बाद देनी है। ठीक है, वमन के बाद अगर निरू करानी है तो इमीडिएटली हम 16 डेज के बाद करेंगे, और निरू के बाद हम इमीडिएटली अनुवासन देते हैं। ठीक है, अनुवासन के लिए श्रेष्ठ काल प्रदोष काल है, स्थापन के लिए मध्यकाल, वमन विरेचन के लिए पूर्वाहन है। बस्ती प्रत्यागमन काल अगर हम देखेंगे तो स्थापन एक मुहूर्त में आनी चाहिए, अनुवासन 3 याम में निकल आए, है ना। ट्रीटमेंट कब शुरू करेंगे स्थापन अनुवासन की, अहोरात्र पश्चात। ठीक, भोजन के तुरंत बाद देते हैं हम अनुवासन। आर्द्र पानी नाम वहां पे टर्म है। ठीक है, गीले हाथ ही अभी हमारे हैं, भोजन करके अभी हमने हाथ धोए हैं, गीले ही हैं, तब तक हमने अनुवासन दे देनी है। स्थापन वस्ती के लिए क्या कहा, निराहार या भोजन के जीर्ण होने पर दे दो। स्नेह नस्य की मात्रा कितनी बताई, प्रथम द्वितीय तृतीय शाण शुक्ति पाणी शुक्ति, शाण शुक्ति पाणी शुक्ति, 8 32 64 बिंदु। शिरोवेचनिक स्नेह की मात्रा है 6 4 8 बिंदु। प्रतिमश नस्य के काल है 14। और फिर आगे आएंगे, दूषी विष के लक्षणों में हमें क्या मिलता है, दूषोदर, और कार्य का है उसका दकोदर। दकोदर उसका कार्य है। अभी विष के वेग हमने देखे, पहले रक्त दूषित करेगा, फिर मांस, फिर मेद, फिर कोष्ठ में आश्रित हो जाएगा, फिर अस्थि में आएगा, फिर मज्जा में आ जाएगा। ठीक है, और फिर शुक्र धातु में आश्रित हो जाएगा और व्यान वायु को कुपित कर देगा। ठीक है, ग्रहणी जो है दूषित वो षष्टम वेग में हो जा रही है, अग्नि दूषित पंचम वेग में हो रही है। ठीक है, कोष चौथे में है बट अग्नि पंचम वेग में दूषित हो रही है। पशु विष चिकित्सा में हमने साइज के अकॉर्डिंग देख लिया। ठीक है, भेड़ बकरी में मनुष्य के सदृश, गाय घोड़े में 2 टाइम्स, भैंस ऊंट में 3 टाइम्स, और हाथी में 4 टाइम्स हमें मात्रा देनी है मनुष्य से। और उसके बाद हमने देखा पिपलीका में कैसा पेन होता है, अग्नि दग्धवत पीड़ा होती है। मंडूक अगर काटेगा तो मुख से पीत फेन की प्रवृत्ति होती है। उच्चीटिंग में स्तब्ध लिंगता होती है। क्रिकालक में क्या होता है, पुरुष भेद हो जाता है। गृह गोदिका में स्वेद की अति प्रवृत्ति होती है। ठीक है, गर्विश के लक्षणों में स्वप्न कैसा देखेगा, काला बंदा गोरा देखेगा खुद को और गोरा काला देखेगा। ठीक है, गर्विश की चिकित्सा में क्या कहा है, ताम्रचूर्ण से वमन कराओ, उसके बाद 1 शाण की मात्रा में क्या दे दो, सुवर्ण दे दो। उसके अलावा वैदुर्य हीरा पन्ना को भी विषनाशक बताया है। ठीक है, गलगोलिका में सर्षपिका नामक गलगोलिका असाध्य है। मक्षिका में स्थालिका कषाई असाध्य है। मशक में पर्वतीय मशक क्या है, असाध्य है। ठीक है, मध्य वृश्चिक काटेगा तो क्या होगा, जीवाशोथ और मलावरोध होगा। तीव्र वृश्चिक काटेगा तो नासा और रोमकूप से रक्त की प्रवृत्ति होगी। मत्थते अरणिवच्च यत किसका सिम्टम है, वाताधिमंत का। वहनी नैव दहेते यकृत पिंडोपमं क्षारेणाक्तमेव। ठीक है, दाहे रक्त राजी चितम किसका है, पित्ताधिमंत का है। नासादमान पांशुपूर्ण विलम कफाधिमंत का है। बंधु जीव प्रतिकाशम रक्तम अग्नम अरिष्टवच्च शुक्ल भागम च लक्ष्यते, ये किसका है, ये है रक्तचतिमंत का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, रक्तमग्नम अरिष्टवच्च शुक्ल भागम च लक्ष्यते। ठीक है, नतम कृष्णम उन्नतम शुक्ल मंडलम किसका है, कफचतिमंत का है। वाग्भट जी ने बताया है, ऊपर वाले किसने बताया, आचार्य सुश्रुत ने बताया है। अच्छा, केवल लेखन कर्म किसमें कराते हैं, श्यावर्तम और कर्दमवर्तम में, और छेदन पूर्वक लेखन किसमें कराते हैं, उत्संगिनी में के युवी, कुंभिका, उत्संगिनी और वर्तम शर्करा में। पित्तविदक दृष्टि में हम देंगे त्रिफलाघृत, और हमारे श्लेष में विदक दृष्टि में हम क्या देंगे, त्रिवृत घृत देंगे। ठीक है, त्रिवृत घृत जो है हम देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अच्छे से आपने रिवाइज करना है, और अगर आपको ठीक लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।